आज हम आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले गैर आर्थिक घटकों के बारे में बात करेंगे। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, सामाजिक और सांस्कृतिक घटक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। प्रोफेसर नर्से कहते हैं, विकास मानसिक विचारों का द्योतक है। आपके जैसे मानसिक विचार होंगे वह आपके विकास के पैमाने को दर्शाएंगे। आपके आसपास के जो विकास की प्रक्रिया है उसको आपके मानसिक जो विचार हैं उनसे पहचाना जा सकता है। प्रोफेसर कैरन क्रॉस के अनुसार वो कहते हैं कि विकास जो है वो केवल आर्थिक तत्वों से नहीं पहचाना जाता, उनसे निर्धारित नहीं होता। आप ये नहीं तय कर सकते कि आपके आसपास में जो विकास की स्थिति है वो वहाँ के भौतिक विकास या आर्थिक विकास से पैमाना नहीं लगाया जा सकता, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अपितु आर्थिक विकास की कुंजी लोगों के मस्तिष्क में और उन संस्थाओं में होती है जिनमें उनके विचारों की अभिव्यक्ति होती है। आदमी के विचार या उसका विकास या उसके मस्तिष्क की स्थिति आपके आसपास के विकास को परिलक्षित करती है। जो विकासशील राष्ट्र होते हैं उनमें आर्थिक क्रियाओं के चयन में सामाजिक परिस्थितियों का योगदान ज़्यादा होता है, या सामाजिक परिस्थितियाँ जो आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करने में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सामाजिक परिस्थितियों का दास होता है आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए विकासशील राष्ट्रों में कोई भी व्यक्ति। जबकि विकसित राष्ट्रों में क्या होता है कि आर्थिक क्रियाओं का चयन व्यक्ति अपनी योग्यता और इच्छा के अनुसार करता है। अब इसे हम इस प्रकार समझें कि हमारे यहाँ पे हमें अनेक प्रकार के व्यवसाय करने के लिए हमारे आसपास की सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करना होता है, या हमारी सामाजिक परिस्थिति हम किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, हम किस एरिया से बिलोंग करते हैं, उसके अनुसार हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो प्रभावित होती हैं। जैसे हमारे देश में हम एक सामाजिक द्वैतवाद देखते हैं। हम हमारी पुरानी जो परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, उन पे गर्व करते हैं और उन परंपरा और संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहते, और नई जो परंपराएं हैं उनको अपनाना भी चाहते हैं। परिणाम स्वरूप एक दुविधा बनी रहती है कि हम हमारी संस्कृति को अपनाते हुए जो नई परंपरा है या नई आर्थिक गतिविधि है उनको किस प्रकार अपनाएं। अतः हमारी संस्कृति तो हमें उपभोग में संयम सिखाती है, सादा जीवन उच्च विचार का आदर्श प्रस्तुत करती है, जबकि हम भौतिक प्रगति भी करना चाहते हैं। तो दोनों एक तरह से एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। अब या तो हम संयमित जीवन जी सकते हैं या हम भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों अपने आप में विपरीत परिणाम दिखाती हैं। सामाजिक घटक जनसंख्या के परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों पहलुओं को दर्शाते हैं। आपकी सामाजिक जो परिस्थितियां हैं वो जनसंख्या के बारे में आपको बताता है, या जो ह्यूमन रिसोर्स है उस देश का उसके बारे में बताता है। जैसे पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स किसी देश के लिए एसेट्स भी हो सकता है और लाइबिलिटीज़ भी हो सकता है। वो फ़ायदेमंद भी हो सकता है और कभी कभी वो देश पे एक जिम्मेदारी भी हो सकता है, जिसके कारण देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अब भारत की कुछ सामाजिक परंपराएं और धार्मिक मान्यताओं के कारण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, जो विकास में सहायक न होकर बाधक हो रही है। भारत की स्थिति में अगर हम देखें तो हमारी जो जनसंख्या है वो हमारे विकास में बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल बन के सामने आ रही है, जिसके कारण हम आर्थिक विकास या जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो उनका भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण सरकार की जिम्मेदारी उस जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना
पहले है जो सामाजिक घटक है, उसके कारण देश में उपभोग का प्रकार, बचत और पूंजी की मात्रा सभी प्रभावित होती हैं। हमने कहा जनसंख्या अधिक होगी, जिसके कारण जो सरकार अपने रिसोर्सेज का उपयोग मैक्सिमम लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराने के लिए करती है, इसके कारण विकासात्मक गतिविधियों में पैसा लग नहीं पाता। दूसरी चीज़, हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं, सामाजिक हमारी मान्यताएं हैं, उसके कारण हम बचत तो करते हैं, बचत हमारी एक प्रवृत्ति है, लेकिन उस बचत का उपयोग हम उत्पादक कार्यों के बजाय गैर उत्पादक कार्यों में किया करते हैं। हम हमारी बचत का उपयोग जो आर्थिक गतिविधियां हैं जिससे हम हमारा आर्थिक विकास कर सकते हैं, खुद का आर्थिक विकास कर सकते हैं, उसमें न करके हम सामाजिक परंपराओं में या रीति रिवाजों में या सामाजिक जो लाइबिलिटीज़ हैं उन्हीं को निभाने में उसका उपयोग करते हैं, जो एक गैर उत्पादक कार्य है और हमें उससे कोई आगामी आर्थिक लाभ नहीं पहुंच सकता। सामाजिक और सांस्कृतिक घटक हैं, वो लोगों की मानसिक भावना पर भी प्रभाव डालते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, लोगों में नेतृत्व की क्षमता नहीं मिल पाती, या इसे कहें कि नेतृत्व का अवसर नहीं मिल पाता, और उसके कारण साहस भी प्रभावित होता है। जो उद्यमिता, जिसे हमने एंटरप्रेन्योरशिप कहा था, उसकी कमी हमारे यहाँ इसीलिए पाई जाती है कि हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं या सामाजिक स्थिति है, उसके कारण हम साहस करने से दूर हटते हैं या झिझकते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन साहब कहते हैं कि भौतिक प्रगति जादू टोने या अंधविश्वास के स्थान पर विज्ञान में आस्था तथा पारदर्शिता पर निर्भर करती है। ये हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो सामाजिक स्थिति में अगर हम देखें, हमारे समाज की स्थिति में देखें तो ज़्यादातर लोग जादू टोने और अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं, और वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो उनमें अत्यधिक न्यून है, विज्ञान के प्रति आस्था न्यून है। लेकिन इसके विपरीत वो भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग तो करना चाहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है। आर्थिक विकास के लिए ये आवश्यक होता है कि भौतिकवादी दृष्टिकोण तो हो, क्योंकि भौतिकवादी दृष्टिकोण होगा तभी वो नई नई चीज़ें उपभोग करना चाहेंगे, नई नई चीज़ों का उत्पादन करना चाहेंगे, और इसके लिए जब उत्पादन और उपभोग की इच्छा जागेगी तो आप क्या होगा, आपके साहस की भावना का विकास होगा। और ये कब होगा? जब आपका भौतिकवादी दृष्टिकोण होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, तकनीक के प्रति आपका रुझान होगा। लेकिन जो हमारे पुराने विचार हैं, हमारी संस्कृति के विचार हैं, वो हमें इसके विपरीत बताते हैं। इसके कारण हमारे में साहस नहीं पनप पाता और हम उन्हीं चीज़ों में पड़े रहते हैं। देश का विकास जो है वो वहाँ की सत्ता पर निर्भर करता है, और सत्ता राजनीति से चलती है, और राजनीति अगर अस्थिर होगी तो उस देश का आर्थिक विकास भी अस्थिर होगा। इसके विपरीत यदि स्थिर राजनीतिक स्थिति होंगी, राजनीतिक दशाएं स्थिर होंगी, तो उस देश का आर्थिक विकास भी एक तरह से पॉजिटिव रूप से बढ़ता हुआ नज़र आएगा। जैसे इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, ये सभी देश हैं, इनका अगर आप आर्थिक विकास देखें तो बहुत तेज़ी से बढ़े हुए देश हैं ये, और इनकी आर्थिक विकास के लिए इनकी राजनीतिक दशाओं का आप स्टडी करें पिछले कुछ सालों की, तो आप पाएंगे कि पिछले वर्षों से ये रेगुलर स्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं, जिसके कारण इनके देश में आर्थिक विकास संपन्न हो पाया। दूसरी तरफ अगर हम देखें, विकासशील जो राष्ट्र हैं उनमें राजनीतिक उथल पुथल के कारण आर्थिक विकास नहीं हो पाता, या प्रॉपरली आर्थिक विकास प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाता। एक सरकार आती है, वो दूसरी नीतियों को नहीं अपनाती या बदलाव कर देती है, नई सरकार आती है, फिर पुरानी सरकार की नीतियों को खराब मानते हुए उसमें बदलाव कर देती है, ख़त्म कर देती है। इस प्रकार नीतियों को बनाने और इम्प्लीमेंट करने में ही हम उलझे रहते हैं, और एक रेगुलर जो
स्थिरता होनी चाहिए नीतियों में, वो नहीं हो पाती। विचारधारा का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। जब राजनीतिक विचारधारा बदलती है तो आर्थिक विकास उन विचारधाराओं के हिसाब से बदलता रहता है। जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि देश, ये कई उदाहरण हैं हमारे आसपास के देशों में। उनमें राजनीतिक उथल पुथल के कारण वहाँ पे आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अब भारत की स्थिति को देखें तो ये स्थिति थोड़ी अलग है। भारत में एक स्थिर सरकारें देखी गई हैं लंबे समय तक। कुछ विशेष छोटे समय रहे हैं, उस समय राजनीतिक अस्थिरता दिखाई दी है, लेकिन लंबे समय तक स्थिर सरकारें भारत ने देखी है। इसका कारण मुख्य रूप से भारत का लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जिसके कारण स्थिर सरकारें भारत को दिखाई दी हैं। और जब स्थिर सरकारें हैं तो राजनीतिक स्थिरता देखने को मिली है, और राजनीतिक स्थिरता हमेशा आर्थिक विकास में को गति प्रदान करती है और नकारात्मक रूप से प्रभाव नहीं डालती। प्रोफेसर लुईस कहते हैं, कोई भी देश राजकीय सहयोग व उसका सक्रिय प्रोत्साहन पाए बिना आज तक आर्थिक विकास नहीं कर सका। भाई, देश का विकास, जैसे हमने पहले पिछली स्लाइड में कहा था कि विकास किसको करना होता है, जो उस देश की सत्ता होती है। क्यों? क्योंकि उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। वो नीतियां बनाते हैं, नीतियों के हिसाब से लोग कार्यों को संचालित करते हैं और अपना भी आर्थिक विकास करते हैं। और जब लोगों का आर्थिक विकास होगा तो देश का आर्थिक विकास आसानी से हो जाएगा। और सत्ता जब स्थिर होगी तो आर्थिक विकास के लिए वो हमेशा उसको एक माहौल मिलेगा, और वो जो नियम लागू करेंगे उन नियमों को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको आसानी होगी। राजनीतिक परिस्थितियां बदलने के कारण भी अगर वो स्थिर रहती हैं, लंबे समय तक देश की सत्ता में रहती हैं, तो वो देश के लिए एक तरह से सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि अगर राजनीतिक स्थिरता होती है और स्थिरता होने के कारण विकास की जो गति है वो तेजी से बढ़ जाती है। अब बात करते हैं धार्मिक तत्व, रिलीजियस फैक्टर। धार्मिक विश्वासों का किसी भी देश के आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आपकी किस प्रकार की धार्मिक विचारधारा है, किस प्रकार के धार्मिक विचार हैं, ये आपके देश के आर्थिक विकास पर सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। सामान्यतः धार्मिक तत्व भौतिकवादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित नहीं करते। ज़्यादातर जो धार्मिक प्रवृत्ति होती है वो भौतिकवाद से विपरीत होती है, वो आध्यात्म की ओर ले जाती है, और इसमें भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं उनको उपभोग करने की मनाही होती है, या ये कहें कि संयमित जीवन जीने की एक आशा जगाई जाती है लोगों में, ताकि वह धार्मिक या आध्यात्मिक वे से आगे बढ़े। लेकिन भौतिकवादी जो गतिविधि है वो आपको भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करने के लिए प्रेरित करती हैं। हाँ जी, धर्म का अगर आप अंधा अनुकरण करते हैं तो आप आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से नहीं चल पाएंगे, या आर्थिक गतिविधियों में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे, या इसे हम कहें कि आर्थिक विकास की ओर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि धर्म की जो मूलभूत शिक्षाएं हैं, धार्मिक शिक्षाएं हैं, वो आपको दया, अहिंसा, संयम, दान, सेवा, संतोष, त्याग और अपरिग्रह, ये सब चीज़ें सिखाती हैं। तो सोच के देखिए, अगर आप संतोषी प्रवृत्ति के हैं, आप जिस स्थिति में हैं उसी से संतोष कर रहे हैं, तो आप अपने जो वर्तमान स्थिति है उसको सुधारने के लिए आप प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसी में संतोष है आपको। आप संयमित जीवन जीते हैं तो भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आप और प्रयास नहीं करेंगे। तो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण आर्थिक गतिविधियां सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं हो पाएंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, पश्चिम में भी जो धार्मिक विचार हैं वो इसी के आसपास में घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन
एक नया धर्म का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हम कहेंगे प्रोटेस्टेंट। उन्होंने थोड़ा उसको प्रैक्टिकल बनाया। उसमें उन्होंने क्या किया कि लोगों को अधिक अर्जन और उपभोग के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की, जिसके कारण उन राष्ट्रों की गति तेजी से बढ़ी। उससे पहले का इतिहास देखोगे तो वहाँ पे भी विकास की गति हमेशा धीमी रही, लेकिन जब ये नया धर्म का शुरुआत हुई, इसके अनुयायी लोग बढ़ते गए, तो बढ़ने के साथ साथ वहाँ पे आर्थिक विकास की गतिविधियाँ भी धीरे धीरे बढ़ती गई। हाँ जी, एक डॉक्टर विलियम कैप तो कहते हैं कि धार्मिक संस्था जो होती है आज का अर्थविकसित देशों में धीमे विकास के लिए जिम्मेदार है। देश के धीमे विकास के लिए जो धार्मिक संस्थाएं हैं वह जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों के मानसिक स्थिति को उस प्रकार बना देती है कि वो सास की ओर आगे नहीं बढ़ नहीं पाते, आगे प्रयास नहीं कर पाते, या उसे हम कहें कि वो संतुष्टि जीवन जीना चाहते हैं। इसके कारण आगामी कार्य नहीं करते।